हेलो मनी 9। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। हर शाम को 4 बजे मैं आपके लिए लाइव सेशन लेकर आती हूं जिसमें हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बात करते हैं। 2022 तक देश के हर 100 में से 6 परिवार म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे और 2023 में ऐसे परिवारों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया। यही वजह रही कि 2024 की शुरुआत में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड के पास जो जमा पैसे हैं, यानी आपका जो निवेश है और म्यूचुअल फंड कंपनी का जो AUM है, वो 50 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। हर 100 में से 6 परिवार से बढ़कर अब 10 परिवारों ने निवेश करना शुरू कर दिया। ये अच्छी खबर है, लेकिन वो 90 परिवार जो निवेश नहीं करते, इसके पीछे क्या वजह है? और ये चिंता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी सता रही है। इसीलिए मनी 9 के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में SBI म्यूचुअल फंड के डिप्टी MD DP सिंह ने कहा कि जनधन की तरह अब हमारे देश में जन निवेश की मुहिम की जरूरत है ताकि ज्यादा लोग सिप जैसे निवेश को चुने, अपने भविष्य को गोल को मीट कर पाए। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ के MD और CEO बाला सुब्रमण्यम की माने तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हर घर में कम से कम एक सिप हो। तो ये कैसे हो सकता है और कौन सी वो बात है जो भारतीय निवेशकों को रोक रही है सिप करने के लिए, और क्यों जरूरी है ये सिप करना? इस सब पर आज हम हेलो मनी 9 में बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्ष रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम समिट का भी हिस्सा थे। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि देश में जो यूनिक सिप अकाउंट है वो अभी केवल मेनली 4 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। तो 140 करोड़ की आबादी के हिसाब से केवल 4 करोड़ का फिगर बहुत बड़ा मिसमैच दिखा रहा है कि लोग नहीं कर रहे हैं सिप। आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों है लोगों की ये दूरी म्यूचुअल फंड से और सिप से? प्रियंका, आपने एकदम सही कहा कि डिस्पाइट कि म्यूचुअल फंड में ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अगर किसी इंसान को कोई रिस्क नहीं लेना है उनके लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, और जिन्हें बहुत ज्यादा रिस्क लेना है उनके लिए भी कोई ना कोई सॉल्यूशंस हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें हर एक इन्वेस्टर के लिए कुछ ना कुछ है जब वो अपनी सारी जो वित्तीय गोल हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, वो पूरे कर सकते हैं। इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो संख्या है वो करीबन 4 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं। जहां हम सोशल मीडिया का देखें तो करीबन 40 करोड़ होंगे। अगर हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी का देखें तो करीबन 30 करोड़ लोग हैं। पॉइंट ये कि क्या वो savvy नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या चीज इन्हें रोक रही है? अगर हम इंडियन इन्वेस्टर को समझें, एक हिस्सा ऐसा है जो एक बड़ा हिस्सा है, वो लोग वैसे हैं जिन्हें एक गारंटीड रिटर्न चाहिए। आप फिक्स डिपॉजिट्स क्यों इतनी पॉपुलर है, पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट्स इतनी पॉपुलर क्यों है, और रिकरिंग डिपॉजिट्स पॉपुलर क्यों है? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हमें फिक्स रिटर्न मिल रहा है, कम हो, लेकिन हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, जो चीज म्यूचुअल फंड नहीं दे पाती। म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस के अनुसार भी वो आपको नहीं बता सकते कि आपको कितना रिटर्न, आपको एक फिक्स रिटर्न तो वो दे ही नहीं सकते क्योंकि मार्केट ड्रिवन होता है। पहली प्रॉब्लम जो है, एक जो बड़े हिस्से ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, कि उनको पहले से बता दो कि कितना मिलता है। एक दूसरा हिस्सा है जो बहुत हाई रिटर्न्स और क्विक रिटर्न्स चाहता है। वो ट्रेडिंग कम्युनिटी है या ओवर एम्बिशियस होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, अगर मैं म्यूचुअल फंड में कर रहा हूं तो म्यूचुअल फंड को इक्विटी मार्केट बराबर समझते हैं। वो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है, यूनिट डेट फंड इतना पॉपुलर उनके बीच में नहीं है, तो ये समझते हैं कि इन्हें क्विक मनी बनाना है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को ये समझने के लिए कि भाई जो वेल्थ क्रिएट होती है, जो पैसे बनते हैं, वो टाइम लगता है, धीरे धीरे आपको बनाना है। आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी और नई पीढ़ी जब आएगी, अगर वो क्रिप्टो से उन्हें वक्त मिल जाए तो शायद वो इस दिशा में सोच सकें, जो उनके वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। वेरी राइटली सेड हर्ष, आपने बिल्कुल सही जगह पर चोट की है कि भाई सबको क्या चाहिए जब निवेश करते हैं ना, तो रिटर्न सबसे पहले कितना मिलेगा। अगर मैं 5 रुपए लगा रही हूँ तो क्या वो मेरे लिए 20 रुपए बनकर मुझे वापस मिल सकता है, और कितनी जल्दी मिल सकता है। और ये दो चीज़ें जो हैं वो जब आप म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं तो नहीं होती है।
ये लॉन्ग टर्म का निवेश होती हैं। सब्र का फल मीठा है, वो जो स्कूल में पढ़ा था उसे यहाँ अप्लाई करना ज़रूरी है। हर्षा, आप भी उस समिट में थे जब ABSL म्यूचुअल फंड के ए बाला, जिन्हें हम ए बाला कहते हैं, MD हैं, उसके CEO हैं ए बाला सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा कि भारत में क्या चाहिए, हर घर सिप, यानी हर घर में सिप होना ज़रूरी है, तभी हम फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक सपना देख रहे हैं जो हर भारतीय का हो सकता है, पूरा कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर इस मिशन को अचीव करना है तो आप एज अ CFP क्या देखते हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है और कितना वक्त लगेगा आपको लगता है इसमें? तो देखिए प्रियंका, अगर कोई भी चीज आप मास पब्लिक तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए हर घर, जो जो मिशन है कि हर घर से, अगर वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो सरकार के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एनपीएस पे सरकार का ध्यान है। एनपीएस एक, क्योंकि एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट है, और सोशल सिक्योरिटी के नाम पे हमारे देश में गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ज्यादा स्कीम सभी के लिए नहीं है। तो इसमें सरकार का जो फोकस है वो एनपीएस की तरफ है, और एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए सरकार टैक्स ब्रेक्स भी दे रही है, बहुत सारी चीजें कर रही है। तो अगर आपका ये लक्ष्य है कि हर घर एक, कम से कम एक एसआईपी होनी चाहिए, तो उसमें इंडस्ट्री, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो अपने तरफ से क्या कर सकती है, वो एजुकेशन स्प्रेड कर सकती है, अवेयरनेस लोगों के बीच में ला सकती है कि भी लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स बनते हैं, और शॉर्ट टर्म में अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इमरजेंसी फंड, जो आप बैंक में पैसे रखते हैं, क्यों ना आप उसे एक लिक्विड फंड में रखें। सो इंडस्ट्री अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन इंडस्ट्री की लिमिटेशन रहती है। तो इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सपोर्ट मिले, तब शायद ना इसमें लोग ध्यान देना शुरू करेंगे। हालांकि अगर जो प्राइवेट निजी कंपनियों का सवाल है, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से इसकी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। वक्त लगेगा, ठीक है, हम चाहते हैं कि रिजल्ट और जल्दी मिले, और जल्दी मिलने चाहिए, लेकिन कोई कारण से हम हमेशा देखते हैं कि इन्वेस्टर्स मार्केट में कब आते हैं, जब मार्केट बढ़ जाता है, तब उन्हें दिखता है कि भाई पास्ट में रिटर्न अच्छे मिले थे, अब वो एंट्री करते हैं। तो एंटर करते हैं जब मार्केट ऑलमोस्ट पीक पे होता है, फिर जब वो एंट्री करते हैं उन्हें लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर से मार्केट से निकल जाते हैं। सो आई थिंक एजुकेशन, अवेयरनेस, इसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आई वुड विशफुली थिंक कि एंड होप कि भाई अगले 10 साल में जो हमारा म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, यूनिक इन्वेस्टर्स की जो नंबर है, वो कम से कम 3 गुना हो जाए, जो पॉसिबल है। और आई थिंक आप और बाकी जो सब मीडिया चैनल्स है बहुत अच्छा काम कर रही है अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो इसी समिट में एक और दिग्गज SBI म्यूचुअल फंड के DP सिंह ने कहा कि पैसे को बैंक में ज्यादा टाइम तक रखना जुर्म है, इट्स इक्वल टू क्राइम। तो आपके लिहाज से वो लोग जो केवल सेविंग्स अकाउंट में पैसे को रखते हैं, वो आपको क्या लगता है, आप इंटरप्रेट करके हमें बताइए, क्या हमें यहाँ पे DP सर बताना चाह रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका कहाँ रखना चाहिए, आपको पैसा किस निवेश में रखना चाहिए रादर देन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट, और क्यों कहा DP सर ने ऐसा, इसे भी जरा समझाइए। मैं प्रियंका आपको एक उदाहरण के साथ में ये चीज समझाता हूँ, आप एकदम इजीली समझ जाएंगे, और जो आप जहां तक हमारा ये शो की रीच है वो भी एकदम इजीली समझ जाएंगे। आज जो चीज हम 100 रुपए में खरीद सकते हैं, वो 1 साल बाद हमें 100 रुपए में नहीं मिलने वाली, वो इन्फ्लेशन के साथ में ज्यादा में मिलने वाली। तो प्रियंका, मैं आपसे पूछूं कि 100 रुपए की चीज अगर आज मिल रही है, 1 साल बाद ये कितने रुपए में कम से कम मिलेगी? तो हम सरकार के इन्फ्लेशन नंबर्स की बात नहीं कर रहे, रियल इन्फ्लेशन जो हमें हिट करता है। तो 100 रुपए की चीज 1 साल बाद आपके हिसाब से प्रियंका कितने रुपए में मिलेगी, जो अगर हम खरीदने जाएंगे? आई एम अज्यूमिंग कम से कम 150 रुपए की तो हो ही जाएगी, 100 रुपए का सामान अगर ओके, आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग आंसर। यस यस, 100 रुपए की चीज मतलब 50% इन्फ्लेशन आप बात करें। सो नेवरदलेस, जो अगर हम मोटा मोटी चीजें देखें, 100 रुपए की चीज जो हम आज खरीद पाते हैं, 1 साल बाद करीबन 110 रुपए में मिलती है, मतलब जो महंगाई के हिसाब से वो आपको 110 रुपए में मिलेगी। अब मान लीजिए हम एज एन इन्वेस्टर क्या सोचते हैं कि हम ये 100 रुपए आज खर्च नहीं करेंगे ताकि आगे जाके हमें काम आए। सो मान लीजिए 10 साल 20 साल बाद हम रिटायरमेंट के लिए वो यूज करना चाह रहे हैं, तो 100 रुपए आज हम खर्च नहीं करते, और हम कहते हैं कि इसे हम जमा करते हैं कहीं पे, जो जो मुझे 1 साल बाद, अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में रखा या बैंक में जमा करके रख दिया, मुझे 1 साल बाद 100 रुपए बन के मिलेंगे 107 रुपए, अगर 7% में ब्याज गिनूं तो। और वही चीज जो मैं खरीद सकता था 100 रुपए में, वो मुझे 110 रुपए में मिल रही है। और यही सिलसिला अगर 10 साल 20 साल चलता रहा, लॉन्ग टर्म की, जो DP सिंह साहब ने कहा कि लॉन्ग टर्म में ये क्राइम है,
तो आप समझिए कि 100 रुपए की जो चीज आप खरीद पा रहे थे, क्या 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या आप उतने रुपए की चीज खरीद पाएंगे? जी नहीं, आपका एक्चुअली पैसे की खरीदने की जो शक्ति है वो आधी हो जाएगी। मतलब जो चीज 100 रुपए में आज खरीद पा रहे थे आप, 10 या 20 साल बाद आप सिर्फ 50 रुपए की चीज खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, ये जरूरी है कि आप महंगाई दर, जो ब्याज दर, जो आपका इन्फ्लेशन रेट है, उससे आप ज्यादा कमाएंगे, तब जाके आपने रियल सेंस में पैसे बनाए। और फिर बैंक में अगर आप रखते हैं 10-20 साल के लिए, तो आपके हर साल एक्चुअली जो है वो लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। तो यही चीज अगर आप उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में अभी आप भी समझ गए होंगे और बाकी सभी जो सुन रहे हैं वो समझ गए होंगे कि लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि हमारे पैसे सेफ है, फिक्स डिपॉजिट है, 6-7% गारंटीड मिल रहा है। लेकिन हम वही चीज अगर 10 साल 20 साल बाद नहीं खरीद सके उसी पैसों से, तो क्या मतलब है पैसे जमा करके? इससे अच्छा तो हम आज ही खर्च करते हैं और आज ही उस पैसे को यूज कर लें। राइट, तो ये जो है महंगाई को अगर आपको मात देना है तो आपका पैसा अगर सेविंग्स अकाउंट में बैठा रहेगा तो शायद वो इस उस जंग में जो है हार जाएगा। यही हम आप तक समझाना चाहते हैं। आज आपके लिए लगातार लाइव क्वेश्चंस भी हमारे पास आ रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैंने शुरुआत में नहीं बताया कि जो लोग हमारा शो देख रहे हैं वो लाइव तो सवाल पूछ ही सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस आ गए हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर है 9311211874, इस पर भी भेजिए। तो मैं वीना जी का सवाल लेती हूँ। वीना हमसे पूछ रही हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विड्रॉल ऑफ सिप, यानी कि अगर वो सिप से रिडीम कर रही है यूनिट तो फिर उस पर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। और ये कुछ सिप्स बंद करना चाह रही हैं क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और वो कहीं और फिर निवेश करेंगी इस पैसे को। तो बंद करने पर टैक्स इम्प्लीकेशन, अंडर परफॉर्मेंस की वजह से सिप क्लोज करके कहीं और निवेश करना चाहती हैं। आप क्या बताना चाहेंगे इन्हें? ओके, सो देखिए, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब आपने एसआईपी इन्वेस्ट करना बंद किया और वहीं पे अगर आपने फंड छोड़ दिए, तो मान लीजिए आपका एसआईपी चल रहा था, अभी आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन जितना जमा है वो आप वहीं पे छोड़ रहे हैं, तो आपको कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं। टैक्स लाइबिलिटी कब आती है? जब पैसे आप विड्रॉ करते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे जो लिंक है इसी से। आपने कहा कि आपकी करंट एसआईपी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो आप इसे स्विच करना चाहते हैं। तो क्या आप सिर्फ फ्रेश इन्वेस्टमेंट नई एसआईपी में करना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो एग्जिस्टिंग जो पैसे आपके जमा हुए हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और फ्रेश एसआईपी आप नई स्कीम में शुरू कर देंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग एसआईपी करते हुए जो भी आपका फंड इकट्ठा हुआ है उसे रिडीम कर रहे हैं और फिर उसके साथ नई एसआईपी आप दूसरी स्कीम में कर रहे हैं, तब आपको टैक्स लगेगा। अब टैक्स कितना लगेगा? आपने जितनी भी एसआईपी पिछले 12 महीनों में की है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में आती है, क्योंकि होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है। तो जितनी पास्ट रीसेंट 12 मंथ्स की आपकी एसआईपी है, उस पर जितना भी प्रॉफिट अगर आपको हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे आता है, जिसका टैक्स आपको 15% के हिसाब से भरना होगा। जितना आपका प्रॉफिट है उस पर, जितना आपने निवेश किया उतना नहीं, उस पर पूरे अमाउंट पे नहीं, जितना भी आपका प्रॉफिट है उस पर आपको 15% भरना है। जो एसआईपी आपकी 1 साल से पहले की है, जो 13th मंथ से लेके ऑनवर्ड्स है, उस पर आपकी जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर 10% कैपिटल गेन्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में। और उसमें एक एक यू नो एक रियायत है, वो ये कि फर्स्ट 1 लाख रुपीज का तक का जो प्रॉफिट है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये आपका टैक्सेशन एंगल रहेगा, डिपेंडिंग ऑन कितने साल से चल रही है, आप एग्जिस्टिंग एसआईपी सिर्फ बंद कर रही हैं या आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस निकाल रही हैं। 12 महीने के ऊपर जो है लॉन्ग टर्म, 12 महीने के नीचे जो है शॉर्ट टर्म। ओके, अगर आई जस्ट मिस दैट पार्ट, अगर ये इस सिप को एसटीपी के जरिए किसी और स्कीम में ट्रांसफर कर देंगी तब भी क्या इनकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी? यस, सो जितना भी वो फीफो मेथड पे चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। ओके। तो मान लीजिए इनकी पहली एसआईपी की इंस्टॉलमेंट थी, वो 4 साल पुरानी है मान लीजिए, और उतना ही वो अभी आप रिडीम कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो पहला आपका इंस्टॉलमेंट था वो गिना जाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट, और उस पर जो भी गेन हो रहा है उस पर आपको टैक्स भरना। सो शॉर्ट टर्म ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएगा, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म यूज होगा कि पहली एसआईपी का एग्जिट माना जाएगा अभी, सेकंड एसआईपी का माना जाएगा अगले मंथ, ऐसे ओके, करते हुए वो आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैलकुलेशन सो होगा। कितने समय तक आप होल्ड करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी टैक्सेशन उस पर कैसे लगने वाली है। ओके, ऑल राइट। करेक्ट। सो यू वांट टू ऐड इनफैक्ट समथिंग? प्रियंका, इनके लिए एक चीज बता दो, इतनी इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशंस भी आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन की टैक्स लायबिलिटी बनती कैसे है, कितनी बनी है रादर।
वो आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट मिल भी सकता है। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म होता है अगर आप एक एक एसआईपी को स्विच कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आपने दोनों ऑप्शन इनको बता दिए हैं। अगर आप एक से दूसरे में स्कीम में जाएंगे तब क्या होगा, आप निकाल करके डालेंगे तब क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना टाइम आपका निवेश रहा है। कुलवीर जी का सवाल करेक्ट। आया है रायबरेली से। कुलवीर हमसे पूछ रहे हैं कि एसबीआई की अपॉर्चुनिटी एनर्जी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है ये जो अभी इनका नया एक स्कीम आई है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये एक सेक्टोरल फंड है, आप निवेश करने की सलाह देंगे? थीमेटिक सेक्टोरल फंड कैटेगरी में एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में पूछ रहे हैं कुलवीर का सवाल। सो देखिए प्रियंका, इस सेक्टर फंड्स में, ये पर्टिकुलरली सेक्टर फंड है, ये बेसिकली ऑयल, यूटिलिटीज, पावर, इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाला है। सो जो कंपनियां इन सेक्टर्स में हैं उन्हीं कंपनियों के शेयर्स लिए जाएंगे। आप अगर कोई सेक्टर फंड में या कोई थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो पहली चीज आपको अपने आप से पूछनी है, क्या आप इस सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं? इस सेक्टर में जो जो रेगुलेशंस आने वाले हैं या जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, जो खतरे आने वाले हैं, क्या आप उसे रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप सेक्टर फंड में कर रहे हैं तो आपको इसका एग्जिट भी प्लान करना है। कि अभी अगर मान लीजिए आपको ऐसे लगता है कि अगले 1 साल, 2 साल या 3 साल में एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छा करने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है वगैरह, जो भी आपके कारण होंगे, आप अगर देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसमें ग्रोथ होगी, तो ये ग्रोथ कभी ना कभी पीक आउट होगी। तो ये पीक आउट, इसका जो प्राइम पीरियड है, जो पर्पल पैच होते हैं, जो इसका प्राइम पीरियड है, वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, ये 15 साल की पीक पीरियड नहीं रहने वाला। सो उसको एंट्री और एग्जिट टाइम करना जरूरी है। क्या आप इस एंट्री एग्जिट को टाइम कर सकते हैं? क्या आप इस सेक्टर को पूरे उसके जो रेगुलेशन है उनका जो इम्पैक्ट आने वाला है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं? तो आप करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर एक इस सेक्टर को, एनर्जी सेक्टर में एलोकेशन होने वाला है उनका, जरूरी नहीं 100% ऑफकोर्स नहीं होगा, लेकिन उसमें आपका 10%, 20%, 15% हो सकता है, या डिपेंडिंग ऑन, तो उसमें आपको एक्सपोजर जरूर मिलेगा, लेकिन एक ऑब्वियसली एक सेक्टर फंड जैसा एक्सपोजर नहीं मिलता। सो इनका जो सवाल था क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं एनर्जी सेक्टर पे आउटलुक नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इन्वेस्टर बिहेवियर की बात कर रहा हूं। कि भाई अगर आप इसे ट्रैक कर सकते हैं तो इन्वेस्ट करें, नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। बहुत ही सिंपल सा जवाब कॉन्सेंट्रेटेड है। सा पोर्टफोलियो होगा, एनर्जी से जुड़े हुए सेक्टर्स में ये निवेश कर रहा होगा, तो आप क्या उस तरह का एक्सपोजर लेना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में, या फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप रखना चाहेंगे? एग्जिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन, आप जब एक सेक्टोरल फंड चूज करते हैं। एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं, सैयद बुरहानुद्दीन जी का है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। हर्ष, आई नो ये बहुत ही क्विकली जवाब देना मुश्किल होगा, पर आप देख लीजिए अगर आप जितनी मदद कर सकें। इन्होंने हमें बताया कि ये 9,000 रुपये एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं, सिप करते हैं। 4,000 रुपये ये एक्सिस के ईएसजी फंड में कर रहे हैं, और 1,000 रुपये एक्सिस के फोकस 25 में सिप कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? कोई सुझाव आपको कैसे लग रहे हैं? सो 3 फंड, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, ईएसजी है एक्सिस का, और साथ ही में एक्सिस के फोकस 25 में निवेश है। ओके, सो प्रियंका, निफ्टी फंड एक इंडेक्स फंड है, सो नथिंग टू कंप्लेन ऑन दैट काउंट। आई मीन उसमें कोई भी गलत नहीं हो सकता। क्या ये सही गुड इनफ है वो एक अलग क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर आप 9,000 रुपए एसबीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड में कर रहे हैं, सो निफ्टी की 50 कंपनियों में आपके पैसे जा रहे हैं, तो उसमें कोई शिकायत हो ही नहीं सकती। अब ये सवाल उठता है कि एक्सिस ईएसजी फंड और एक्सिस फोकस्ड फंड। सो एक्सिस एज अ फंड हाउस, उनका अगर हम लास्ट 1 ईयर to 3 इयर्स की अगर रिटर्न्स देखें, सो वो हर एक स्कीम में उनका परफॉर्मेंस थोड़ा लोअर साइड में रहा है, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। नॉट ओनली फोकस्ड फंड या कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक स्कीम्स में, लेकिन एज अ फंड हाउस एक टाइम था जब उनकी उनकी सारी इक्विटी स्कीम्स आउट परफॉर्म कर रही थी। अब एक ऐसा वक्त आ रहा है जिसमें उनकी इक्विटी स्कीम्स अंडर परफॉर्म कर रही है। और इनफैक्ट हमने कोशिश की समझने की क्या क्या ऐसा हो रहा है और क्या बदलाव फंड हाउस कर रहे हैं जिससे ये वापस साइकिल चेंज हो सके। मुझे कुछ क्लियरिटी नहीं मिली कि भाई क्या इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड हाउस होने के बावजूद अब मार्केट इतना जो चला है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका अंडर परफॉर्मेंस हो रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ईएसजी, और ईएसजी ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आप डिस्कस करें तो बहुत ही नया वेग है कैटेगरी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। देश के लिए, यस, नया नया भी है, है। लेकिन उसके गाइडलाइन नया है, और गाइडलाइंस भी बहुत आज की तारीख में थोड़ा भी वो ईएसजी का, वो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस के बारे में जो जो पैरामीटर्स हैं,
वो किस पैरामीटर्स में कौन कितनी पॉइंट, कोई सिस्टम नहीं है बेसिकली जो हम्म। अभी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि क्या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ अलग है, या अलग क्या आप डिस्टिंग्विशिंग कर पा रहे हैं कि कौन सी कंपनियां ईएसजी स्कोर अच्छा है कि नहीं है। सो आई वुड से इट इज स्टिल, इससे बेटर इन दोनों फंड जो 5,000 रुपए आपके ईएसजी फंड में जा रहे हैं, 1,000 रुपए फोकस फंड में जा रहा है, मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये एक या तो मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें जिसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सब आ जाएगा। लार्ज इनके पास निफ्टी के रूप में ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये मिड कैप फंड भी चूज कर सकते हैं। हम्म। और तो इनके पास लार्ज एंड मिड कैप का पोर्टफोलियो हो जाएगा, विच आई थिंक विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी देन हैविंग वन इन ईएसजी एंड फोकस्ड फंड। ठीक है। तो इंडेक्स फंड तो बिल्कुल सही है, जहां तक एक्सिस फोकस और एक्सिस ईएसडी है वहां पर एक मिड कैप फंड अगर आप लें तो शायद आपके लिए बेहतर हो सकता है। डिसीजन इज योर्स। एक पोर्टफोलियो ले लेते हैं, बच्चू जी का है, ये 15 साल में 1 करोड़ का फंड जुटाना चाहते हैं और इनका पोर्टफोलियो अभी करीब 2 लाख रुपए का है। हर महीने ये 14,000 की सिप कर रहे हैं, और सिप कर रहे हैं कहाँ? कैनेरा रोबेको में 2,000 की सिप है, कैनेरा रोबेको ब्लू चिप में 2,000 की है, और कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं। पीजीआईएम का मिड कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है इनके पास, और निप्पॉन के फ्लेक्सी कैप में निवेश है, निप्पॉन के मल्टी कैप में भी 3,000 रुपए हर महीने कर रहे हैं। 15 साल का इनका पूरा जो है नजरिया है। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा दिख रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो? वेल प्रियंका, थोड़ा कंसोलिडेशन करने का स्कोप है अगर हम हम्म। पोर्टफोलियो को थोड़ा, क्योंकि फंड हाउसेस भी देखिए, एक और चीज बच्चू जी को बताऊंगा कि आप जब स्कीम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं कि आप अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें ताकि आपके पैसे अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में जाएं। फंड हाउसेस भी करीबन 40 के ऊपर हैं, सो आज की हम्म। तारीख में आपके पास अलग अलग फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज लेने का भी मौका मिलता है। तो आप अगर अलग स्कीम ले रहे हैं तो क्यों ना एक स्कीम एक फंड हाउस की रखें, ताकि उस फंड मैनेजमेंट का आपको एक्सपीरियंस मिले, और दूसरी स्कीम दूसरे फंड हाउस के पास दीजिए। तो उस तरह से मैं थोड़ा इनके लिए कंसोलिडेशन करके दे दूं। कैनरा रिबेको ब्लू चिप फंड ये कंटिन्यू कर ले, कैनरा रिबेको स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, अगर ये हम्म। 5,000 रुपए स्मॉल कैप कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप में 5,000 कर दें, तो कैनरा को बंद करके एसबीआई में डाल दें। और मेरा सुझाव तो इनसे बेटर ये रहेगा कि ये कैनरा स्मॉल कैप को आप पीजीआई मिड कैप में ऐड करें। सो मिड कैप में आप 4,500 हो जाएगा आपका, और एसबीआई स्मॉल कैप को वैसे ही रहने दी जैसा है। अब निपॉन फ्लेक्सी कैप और निपॉन मल्टी कैप को मर्ज कर लें, तो बेसिकली 5,000 रुपए आप निपॉन मल्टी कैप में डाल दें। ओके। तो आपको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्कीम रखें विच इज 5,000 रुपीज इन निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो फिर से खाली दोहरा दूं इन्हें करना क्या है। कैनरा ब्लू चिप फंड कंटिन्यू करें, कैनरा स्मॉल कैप को आप पीजीआईएम में मर्ज कर लें। सो कैनरा स्मॉल कैप में 2,500 बंद करके पीजीआईएम में 4,500 रुपए कर लें। एसबीआई स्मॉल कैप जैसा है वैसे रहने दें, और निपॉन फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को मर्ज करके आप सिर्फ मल्टी कैप को रहने दीजिए। तो आपके पास एक, दो, तीन, चार स्कीम्स हो जाएंगी, और ये 14,000 का इन्वेस्टमेंट आपका हर मार्केट कैटेगरी में जाके थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, अलग अलग फंड हाउसेस के पास अलग मार्केट कैटेगरीज में। ग्रेट। कोई मतलब आपने कोई कंफ्यूजन का जो है ना स्कोप नहीं छोड़ा रिपीट करके। थैंक यू सो मच हर्ष फॉर दैट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो हमारे मनी नाइन के समिट को देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। हर्ष भी हमारे एक पैनलिस्ट में थे। हर्ष, आज के सेशन को क्लोज करते हैं, पर आपका अनुभव कैसा रहा मनी नाइन के फाइनेंशियल फ्रीडम समिट में? उस दिन तो हमारी बातचीत नहीं हो पाई पोस्ट समिट, तो आपके अनुभव के साथ हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। सो वेल प्रियंका, इनफैक्ट जो टॉपिक्स आपने कवर किए थे, जो स्पीकर्स थे, एक 360 डिग्री पूरा व्यू पॉइंट मिला। सो एक है फ्रॉम अ रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, डीपी सिंह साहब थे, बाला साहब थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि आउटलुक हम किस तरह से देखते हैं। आउटलुक में ये जरूरी था कि भाई हम जैसे हर घर निवेश, जो जन धन अकाउंट था उनका एनालॉजी देके उन्होंने कहा जन निवेश की तरफ जाइए आप। सो आई थिंक आउटलुक बहुत अच्छा था, एंड मैं सभी दर्शकों को जिन्हों 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 जो डायरेक्टली जो लाइव देख नहीं पाए थे, वो अगर मौका मिले तो उसे देखिएगा। सेकंड सेगमेंट में जो हमने इक्विटीज के बारे में, आपने विजय केडिया जी ने जो इनपुट्स दिए, यू कांट गो रॉन्ग, मतलब वो टाइम स्ट्रेटेजी है। और यंग इन्वेस्टर्स जो वहां पे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यंग इन्वेस्टर्स जब सही सलाह लेते हैं, क्योंकि यंग यस। इन्वेस्टर्स में बहुत एनर्जी होती है, बहुत एंथुजियाज्म होता है, वो मेटाबॉलिज्म और टेस्टोस्टेरोन आप बोलो कि बहुत ज्यादा होता है, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सही जगह पे अगर आप सही तरीके से अगर उसे
डाइवर्ट उसको एक डायरेक्शन देते हैं तो सही आउटपुट निकलता है। तो केडिया जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताई कि किस तरह से आप मार्केट में अप्रोच करें ताकि आप पैसे बना सकें। सो आई थिंक ओवरऑल जो पूरा समिट का कंटेंट था, बहुत लर्निंग थी हमारे लिए भी। जो हम एक एक मार्ग मिला हमें भी कि एक सोचने का तरीका मिला, एक वैल्यू एडिशन मिला। सो थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग अस देयर, थैंक यू टू मनी 9, TV 9, आप लोग सब ने जो जो पूरा प्रोग्राम रखा है। आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर गोल्ड, अगर सुन ले तो उसमें कभी भी आप गलत नहीं जा सकते। बिल्कुल। और हर्ष को भी सुनिएगा, हर्ष का रुख भी आपको और पता चलेगा। मोर पावर टू यू हर्ष, एंड मोर पावर टू वो सारे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में लगे हुए हैं और जो नए जुड़ने वाले हैं। थैंक यू, आज आपने वक्त निकाला, शुक्रिया। शुक्रिया प्रियंका, थैंक यू। आज के सेशन को यही रैप करते हैं। बहुत सारे सवाल अभी भी आ रहे हैं, हम सो सॉरी, आज हमारे पास इतना ही वक्त, हम थोड़े से लेट हमने शो शुरू किया। हर्ष को भी जाना है अपने अगले सेशन की तरफ, तो इसीलिए आज के सेशन को हम यही रैप कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी, जो सवाल छूट गए उन्हें हम अपने वेडनेसडे के शो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार। हेलो मनी 9।